आज भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल जी का 9वां प्रेस कॉन्फ्रेंस है। शुरुआत 7 सितंबर को हमने नागरकोइल से की थी। नागरकोइल के बाद एर्नाकुलम, एर्नाकुलम के बाद तुरुवेकेरे, तुरुवेकेरे के बाद आदोनी, आदोनी के बाद हैदराबाद, हैदराबाद के बाद बुल्डाना, बुल्डाना के बाद इंदौर, इंदौर के बाद जयपुर और आज हम दिल्ली में हैं। प्राथमिकता उत्तर भारत के चैनल, उत्तर भारत के अखबारों को दी जाएगी। सवाल संक्षिप्त में पूछिए ताकि हम सभी को मौका दे पाएं और करीब 35 मिनट तक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चलेगा। पहले राहुल जी कुछ बोलेंगे, अपना एक ओपनिंग वक्तव्य होगा, उसके बाद आप सवाल पूछ सकते हैं। राहुल जी। नमस्कार। अब हैप्पी न्यू ईयर तो नहीं कर सकता हूं, बट एडवांस में आपको हैप्पी न्यू ईयर। मैं सोच रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में, मैंने सोचा कि हैप्पी न्यू ईयर का मैं भी आज आपसे एक सवाल पूछूंगा, वो बाद में, मतलब जब आपने सब पूछ लिए तो मैं पूछूंगा। मैंने सोचा है आप सबके लिए भारत जोड़ो यात्रा अब दिल्ली तक पहुंची है और हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिला, समझने को मिला। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। लक्ष्य आप जानते हैं, हिंदुस्तान में जो डर, नफरत, हिंसा फैलाई जा रही है, उसके खिलाफ ये यात्रा है और मुझे लगता है कि काफ़ी सक्सेसफुल यात्रा रही है अभी तक, जो शायद हमने सोचा भी नहीं था, उससे भी ज़्यादा इस यात्रा ने अचीव कर दिया है। बेरोजगारी का मुद्दा भी है, महंगाई का मुद्दा भी है और जो हिंदुस्तान में इनकम इनइक्वालिटी आ रही है, चुने हुए लोगों के पास अरबों रुपए और बाकी हिंदुस्तान के पास कुछ नहीं, ये भी हमारा एक मुद्दा है। पर्सनली जब मैंने यात्रा शुरू की, मेरी सोच थी कि ये कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक यात्रा है और मैंने अपने साथ में कुछ ले नहीं गया। मैंने कहा देखो मैं जाऊंगा और मैं एक्सपीरियंस करूंगा, मैं कोई मतलब प्री कंसीव्ड नोशन नहीं ले जाऊंगा। तो शुरुआत ये थी कि शुरुआत में लगा कि भाई देखो हम पैदल चल रहे हैं, मगर फिर आस्ते आस्ते पता लगने लगा कि एक्चुअली ये जो यात्रा है, जिसको मैंने नदी भी कहा है, ये एक जीवित चीज है, इसकी एक आवाज है, इसकी भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं और ये एक प्रकार से हिंदुस्तान की भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं। तो ये यात्रा हमें ये चीजें बता रही है। तो मुझे एज ए इंडिविजुअल काफी सीखने को मिला और मैं सबको धन्यवाद करना चाहता हूं जो भी हमारे साथ आए। आप लोग में से बहुत लोग आए और खासतौर से जो हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं, मेरे जो आरएसएस के, बीजेपी के मित्र हैं, उनको भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि एक्चुअली हो क्या रहा है, जितना वो आक्रमण करते हैं उतनी हमको अपनी पोजीशन इंप्रूव करने का मौका मिलता है। तो मैं चाहता हूं, और मैं सीरियसली बोल रहा हूं, मैं चाहता हूं कि वो थोड़ा और जोरों से करें और अग्रेसिवली करें, तो कांग्रेस पार्टी को और हमें मतलब अपनी जो आइडियोलॉजी है वो अच्छी तरह समझ आए। एक प्रकार से मैं उनको अपना गुरु मानता हूं कि वो मुझे रास्ता दिखा रहे हैं कि क्या नहीं करना चाहिए, रिएक्ट कैसे करना चाहिए, और अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं मुझे, तो उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। थैंक यू। थैंक यू। जागरण से संजय मिश्रा। राहुल जी, आपने ये यात्रा अभी तक जो अचीव की बहुत सफल रही। विपक्षी एकता जो इस समय दिखाई दे रही है, उस लिहाज से यात्रा को बहुत सफल शायद नहीं माना जाएगा, क्योंकि कई लोग आने से हिचक रहे हैं। आप इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, जैसे मैंने कहा, मेरे लिए
जैसे कल मैं किसी से बात कर रहा था, उन्होंने मुझसे पूछा कि देखो यात्रा के बाद क्या होगा, हमें प्लानिंग करनी है कि यात्रा के बाद क्या करेंगे। काफी लोगों ने कहा है ईस्ट वेस्ट यात्रा, कोई और कुछ और कह रहे हैं, और मैंने उनको जवाब दिया, देखिए ये जो हमारी यात्रा है ये हमें कुछ बताने की कोशिश कर रही है, ये हमें कुछ बोल रही है, और अगर हम उसको सुने बिना कुछ और काम करना शुरू कर दें कि भैया देखो यात्रा के बाद क्या होगा, तो एक प्रकार से ये जो हिंदुस्तान की आवाज है उसका अपमान है। तो मैं वो नहीं करना चाहता हूं। रही बात विपक्ष की, मैं जानता हूं कि विपक्ष के नेता सारे के सारे हमारे साथ खड़े हैं, और वो मतलब वो क्लियरली हमें मालूम है। बट आज के हिंदुस्तान में कंपल्शंस भी होते हैं, पॉलिटिकल कंपल्शंस होते हैं, दूसरे कंपल्शंस होते हैं। तो मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता हूं कि क्यों आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहा है, कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा। बस मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा के दरवाजे जो भी भारत को जोड़ना चाहता है उसके लिए खुले हैं, किसी को हम रोकने वाले नहीं हैं। दूसरी बात, विचारधारा में सिमिलैरिटीज होती हैं। देखिए, नफरत और हिंसा और मोहब्बत में सिमिलैरिटी नहीं होती है, डायमेट्रिकली ऑपोजिट चीजें हैं। मगर बहुत सारे लोग हैं, और उसमें से अखिलेश जी हैं, मायावती जी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मोहब्बत का हिंदुस्तान चाहते हैं, मैं जानता हूं, नफरत का हिंदुस्तान नहीं चाहते हैं। तो रिश्ता तो है उनके साथ, आइडियोलॉजिकल रिश्ता, और भारत जोड़ने का और नफरत को मिटाने का रिश्ता है। आज तक से सुप्रिया। क्या हुआ? आज तक से सुप्रिया। आप यात्रा लेके चले हैं एंड इट्स अ सक्सेस, बट सरकार के फेलियर्स कितने नजर आए? बहुत सारे लोगों ने आपसे आके बातचीत किया, चाहे युवा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, आर्म फोर्सेस के जो लोग आए थे, चाइना के मुद्दे में बात करी, महंगाई का, महिलाएं आ रही बात कर रहे हैं। सो सरकार के क्या क्या फेलियर्स आपको मेजर जो है नजर आ रहे हैं इस पूरी यात्रा के दौरान? आपने मतलब 6-7 क्वेश्चन एक क्वेश्चन में पूछ लिया। देखिए, सबसे पहले मेरा लक्ष्य हिंदुस्तान को एक ऑल्टरनेटिव विजन देने का है, ऑल्टरनेटिव दृष्टिकोण देने का है, एक नया तरीका देने का है। सरकार की कमियां हैं, उसमें मैं आपको बता सकता हूं, बेरोजगारी, इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट, नोटबंदी, गलत जीएसटी, चाइना, ये कमियां हैं, गलतियां की हैं। मगर मेरी अप्रोच यात्रा के साथ यह है कि हम हिंदुस्तान को एक सोचने का, जीने का नया तरीका देने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप डिटेल्स चाहते हैं तो आप मुझसे पूछिए, चाइना के बारे में पूछिए, शायद आप वो ना पूछें, पता नहीं, बाकी चीजों के बारे में पूछ सकते हैं, बट ब्रॉडली ये है। पीटीआई भाषा से अनवरुल हक। हाँ, पता नहीं ये मतलब ये कहाँ है, ये मतलब दिल्ली में तो है ना हम, ये कहीं और बैठे हैं? ये भैया एआईसीसी ऑफिस है ना, है एआई अभी है ना? अच्छा, हाँ, तो मुझे पता नहीं, मतलब मुझे तो लग रहा है भैया, पता नहीं मेरी दूसरी रियलिटी हो, आपकी दूसरी रियलिटी हो, मगर मुझे तो ये न्यू दिल्ली दिख रहा है। और कुछ एक, हाँ नहीं, वो तो बहुत कैंपेन चलाते हैं, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, कैंपेन ही कैंपेन चलाते रहते हैं। मगर जो मैंने कहा, और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, और मैं इसको 99% बिलीव करता था, 100% बिलीव नहीं करता था, मगर अब मैं 100% बिलीव करता हूं कि सच्चाई को कोई भी कैंपेन, कितना भी पैसा नहीं छिपा सकता, नहीं मिटा सकता। तो ये मेरे लिए बहुत मतलब इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। राहुल जी,
टीवी 18 से रवि सिसोदिया। और जैसे मैंने कहा, अभी कितने लगाए होंगे, 5-6 हजार करोड़ लगा दिए होंगे, थोड़े और लगाइए, कमी नहीं है पैसे की, डालिए और थोड़ा डालिए, लगाइए, कुछ असर नहीं पड़ता है। हाँ जी, टीवी 18 से रवि सिसोदिया। हाँ, देखिए, दो चीजें हैं इसमें। मैं भारत जोड़ो यात्रा कर रहा हूं, ठीक है। अब सरकार चाहती है कि मैं बीपी गाड़ी में भारत जोड़ो यात्रा करूं। कहते हैं आपका प्रोटोकॉल है कि आप हमें तंग मत करो, आप बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठ के कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलो। अब यह मेरे लिए तो एक्सेप्टेबल नहीं है। अब यात्रा में आप मुझे समझाइए, भारत जोड़ो यात्रा में मैं बीपी गाड़ी में कैसे बैठूं? अच्छा, जब उनके नेता, उनके सीनियर नेता बीपी गाड़ी से बाहर आ जाते हैं तो फिर कोई चिट्ठी नहीं जाती। उनके नेताओं ने रोड शो किए हैं, खुली जीप में गए हैं, उनके ही प्रोटोकॉल के खिलाफ है ये। वो मुझे लिख रहे हैं कि भैया आप बीपी गाड़ी से निकल गए। तो उनके लिए प्रोटोकॉल अलग, मेरे लिए प्रोटोकॉल अलग। और सारे सीआरपीएफ के लोग जानते हैं, सीनियर्स जानते हैं कि मेरी सिक्योरिटी के लिए क्या करना है। और हमारी सिक्योरिटी बीपी गाड़ी में, मतलब मैं कैसे चलूं आप बता दो मुझे, चला ही नहीं जा सकता है। भारत जोड़ो यात्रा में पैदल जाना है। तो ये तो मतलब पता नहीं है, शायद केस बना रहे हैं कि राहुल गांधी मतलब अपनी सिक्योरिटी तोड़ता रहता है, केस बना रहे हैं। ठीक है, बनाइए। दैनिक भास्कर से अनिरुद्ध। भाई मुझे बताओ एक बात, मुझे समझ नहीं आ रही बात। ये टी शर्ट से आपको इतनी डिस्टर्बेंस क्यों हो रही है? अब तो ये जानना है कि वो कौन सी घुट्टी है कि और लोगों को भी पता लगे। मतलब एक भी यहां टी शर्ट में नहीं बैठा है। अकेले देखते हैं तो क्या आप चाहते हो मैं स्वेटर पहन लूं? मतलब इससे इतनी डिस्टर्बेंस क्यों नहीं है लोगों को? अच्छा, तो मैं ऐसे करूंगा, यात्रा के बाद मैं वीडियो बनाऊंगा कि टी शर्ट में कैसे चला जाता है और ठंड को कैसे कन्फ्रंट किया जाता है, बना दूंगा आपके लिए। शुक्रिया राहुल जी। रवि त्रिपाठी हाँ, जी से। बट व्हाट इज योर क्वेश्चन? मैं क्या बताऊं भाई? राज क्या? खास डाइस लेनी पड़ती है, कोई खास गुरुजी, कोई औषधि खा रहे हैं। ये आपने स्वेटर क्यों पहन रखा है? नहीं, इसका कारण ये नहीं है। इसका कारण ये है कि आप सर्दी से डरते हो। इसका कारण नहीं है कि सर्दी है, आप सर्दी से डरते हो। मैं सर्दी से डरता नहीं हूं, सीधी सी बात है। नो सप्लीमेंट्री प्लीज, हो गया। नहीं, कहने दीजिए, कहने। न्यू ईयर डे। अब देखिए ना, अब देखिए मोदी जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस तो होते नहीं, तो मैं उनके भी 2-3 क्वेश्चन सप्लीमेंट्रीज आपको दे देता हूं। नहीं, एक्चुअली मैं आपको सीरियसली बताऊं, मुझे ठंडी नहीं लग रही अभी तक। और मैं पता नहीं, मुझे लग नहीं रही है। मगर मैं सोच रहा हूं कि जैसे ही मुझे ठंड लगनी शुरू हो जाएगी, मैं मतलब स्वेटर पहनना शुरू कर दूंगा। बट अभी तक मुझे ठंड नहीं लग रही है। रवि त्रिपाठी जी से। राहुल जी, मेरा सवाल ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर है, क्योंकि 2-3 राज्यों में जहां आपकी सरकार है, आपने वायदा किया है और आपने जब उसको लागू करने की बात की है तो केंद्र सरकार से कन्फ्रंटेशन हो रहा है। केंद्र सरकार मना करेगी, एनपीएस में जो पैसा जमा है वो आपको वापस नहीं करेंगे। तो ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करना कितनी बड़ी चुनौती है और 2024 के लिए भी क्या है? नहीं, हमारा जो स्ट्रक्चर है, जो सिस्टम है, उसमें हमारे जो स्टेट्स हैं वो इंडिविजुअल डिसीजंस लेते हैं, हम उनको इंडिपेंडेंस देते हैं। तो अब तो मैं कांग्रेस प्रेसिडेंट भी नहीं हूं, तो यह सवाल आपको खारगे जी से पूछना होगा कि नेशनल लेवल पे कांग्रेस पार्टी की पेंशन स्कीम पे क्या स्ट्रैटेजी है।
मगर जनरली कांग्रेस पार्टी का स्ट्रक्चर है कि भाई अगर राजस्थान करना चाहता है और हरियाणा हिमाचल करना चाहता है तो उनको करने दो। हम वीटो पावर मेंटेन करते हैं कि अगर बिल्कुल कुछ गलत कर रहे हैं तो फिर हम उसको चेक करते हैं, बट नॉर्मली हम इंडिपेंडेंटली करने देते हैं। केंद्र सरकार को लेकर केंद्र सरकार पैसा देने से मना कर रही है। भैया वो तो आप मोदी जी से पूछिए ना, उनके भी सवाल मुझे। ओके, ट्रिब्यून से आदित्य टंडन। Mr. Gandhi, I want to ask, how do you view the 2024 general elections in the light of the fact that you've lost the two previous general elections, and to implement any governance approach that you are articulating through the Bharat Jodo Yatra, you do need electoral power. What is your take on the elections and how important is that milestone? I think if the opposition stands effectively with a vision, what I am hearing from the ground, what I am seeing from the ground, it will become very difficult for the BJP to win the election. But the opposition has to coordinate properly, and the opposition has to go to the people of India with a vision, with an alternative vision to the BJP, not just go to the people of India. ANI से साहिल। But there is huge undercurrent against the BJP, massive undercurrent. ANI से साहिल। Senior leader from the Congress Party, Kamal Nath, has said that Rahul Gandhi will be the opposition PM face for 2024. Will you be the PM face? See, every time there's a press conference, there's one or two attempts to, completely take the attention and take it in that direction. Now, I don't fall for these type of things. My focus is on the idea that India should be united, that we fight hatred and anger with affection, love and harmony, and we are providing an alternative vision of this country. So I think that's what I would like to focus on. These questions, of course, you have to keep saying them, because this is the nature of media. So I'm going to let you keep doing that, and you can enjoy yourself doing it, and I'll also have a little fun while you do it. नवभारत टाइम्स से राजेश मित्तल। नवभारत टाइम्स से राजेश मित्तल। नमस्कार। यात्रा ने आपको देश के बारे में समझ जो है वो बढ़ाई है। इस समझ के आधार पर अगर आप आज देश के प्रधानमंत्री बन जाएं तो 5 बातें आप क्या करेंगे सबसे पहले? नहीं, सबसे पहले ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, तो मैं इसका जवाब प्रधानमंत्री के बेसिस पे नहीं दूंगा, मगर मैं ये जरूर कह सकता हूं कि जो हमारा शिक्षा का सिस्टम है, मैं पहले सोचता था कि इसमें स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं, मगर ये अपना काम कर रहा है। आज मैं सोचता हूं कि ये अपना काम ही नहीं कर रहा है। जो हम अपने बच्चों को विजन दे रहे हैं, जो उनका इमेजिनेशन है, जो हमें देना चाहिए, हम दे नहीं रहे। तो अगर आप, सबसे शॉकिंग चीज मैं आपको बताता हूं, मैं कन्याकुमारी से अब दिल्ली तक आया हूं, कितने 108 दिन हो गए। 108 दिन में मैंने हजारों बच्चों से बात की है, और हर बच्चे से मैंने पूछा है तुम यूनिवर्सिटी के बाद, कॉलेज के बाद क्या करना चाहते हो। हजारों बच्चों से पूछा है और मुझे सिर्फ 5 जवाब मिले। मतलब एक लड़की ने मुझे कहा कि मैं अपना छोटा बिजनेस चला रही हूं, और एक लड़के ने कहा कि मैं मैकेनिक बनना चाहता हूं। बट 99.9% लोग कह रहे हैं मैं लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, जज। मतलब हमारा एजुकेशन सिस्टम हमारे बच्चों को कह रहा है कि जिंदगी में तुम्हारे पास 5 काम है, और रियलिटी यह है, रियलिटी सच्चाई ये है कि ये सब बच्चे इंजीनियर नहीं बन सकते, डॉक्टर नहीं बन सकते, लॉयर नहीं बन सकते। तो ये झूठ है। तो हम अपने बच्चों को झूठ बोल रहे हैं। मैं पूछता हूं, बच्चे आते हैं, कहते हैं क्या करना चाहते हो? आईएएस। अच्छा, आईएएस में कितने लोग जाते हैं हर साल? आप अंदाजा लगाइए, जवाब क्या मिलता है?
मैं पूछता हूं कितने लोग आईएएस में हर साल जाते हैं? बच्चे क्या कहते हैं? क्या लगता है? अच्छा आप बताइए कितने लोग जाते हैं आईएएस में? 250। बच्चे कहते हैं 5 लाख, 6 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। जब मैं उनको कहता हूं भाई 150 जाते हैं, 2-3 को मैंने गलती से कह दिया, एक लड़की को कह दिया, वो रोना शुरू कर दी कि देखिए हम उनको सही इमेजिनेशन ही नहीं दे रहे, हम उनको रास्ता ही नहीं दिखा रहे हैं। तो पहला काम जो एजुकेशन सिस्टम है, और ये टॉप डाउन, ये इमेजिनेशन को मारने का एजुकेशन सिस्टम है, ये एजुकेशन को खोलता नहीं है। तो सबसे बड़ा काम, और ये शायद 2-3-4 साल में नहीं होगा, मगर डायरेक्शन ये होना चाहिए। और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी वो तो बिल्कुल दूसरे डायरेक्शन में जा रही है। तो पहली ये बात है। दूसरी बात, ये खुले तरीके से बोल दूं तो ये रेंट सीकिंग नेशन है, इसे प्रोडक्शन नेशन बनना चाहिए। फर्क है। ये जो देश है, जो प्रोड्यूसर है, जो प्रोडक्शन करता है, जिसके पास स्किल है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मैकेनिक हो, चाहे वो बढ़ई हो, मोची हो, नाई हो, जो भी हो, जिसके पास स्किल है, सबसे पहले उसकी मदद नहीं करते हैं। तो दूसरी बात, उसकी स्किल को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, और उसको मतलब जो उसकी स्ट्रेंथ है उसको मार मार के उससे निकाल देते हैं। और बिना स्किल के रिस्पेक्ट किए यह देश कभी अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे सकता है। सिंपल बात है। तो दूसरी चीज यह है। तीसरी चीज है कि, और ये मैं थोड़ा जो बॉर्डर पे हो रहा है उसके बारे में कहना चाहता हूं। जो देश में हिंसा है, नफरत है, केओस है, इसका असर, इसका इफेक्ट दूसरे देश देखते हैं और उसका फायदा उठाते हैं। हमारी जो कंफ्यूज्ड फॉरेन पॉलिसी है, जो एक प्रकार से इवेंट बेस्ड नॉन स्ट्रेटेजिक फॉरेन पॉलिसी है, उससे हिंदुस्तान को जबरदस्त नुकसान हो रहा है और बहुत भारी चोट लगेगी। और मैं इसको दोहराता जाता हूं मगर कोई सुनता नहीं है। जैसे मैं कोविड के समय दोहरा रहा था कि भाई प्रॉब्लम आ रही है, कोई सुनता नहीं है। तो ये भी बहुत जरूरी चीज है। बट मेन ये कुछ नहीं हो सकता अगर एक हिंदुस्तानी दूसरे हिंदुस्तानी से नफरत करता है, एक आदमी दूसरे को मारने की कोशिश कर रहा है, ये कुछ नहीं हो सकता। तो फाउंडेशन मोहब्बत, एकता, इज्जत, रिस्पेक्ट है। न्यूज 18 से अरुण कुमार सिंह। हेलो। राहुल, जब आप यहाँ से गए थे ये करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा, तो विपक्ष को छोड़ दीजिए, आप ही की पार्टी के नेता, आप ही की पार्टी के लोगों को भरोसा ये नहीं था कि आप ये यात्रा पूरी कर पाएंगे, और कई सवाल इनके ही मन में था। और अब जब यात्रा आपका सवाल पूछिए, उनके सवाल मत पूछिए। आपका सवाल, ये सवाल ही है। हाँ, आपका संक्षिप्त में कितना छोटा कर दो, सीधा पूछिए ना, सीधा ही पूछना है। तो उसमें क्या है कि अब जब आप यात्रा कर चुके, तो कई लोग ये कहते हैं कि वो राहुल नहीं है, ये बदलने वाले राहुल है, इतनी आसानी से इनको नहीं समझा सकते। अब कुछ चेंज आप अपने आप में ही देख रहे हैं, समझने में, लोगों से बातचीत करने के बाद, कि अब फैसले लेने या बात करने का अंदाज आपका एकदम अलग है, जुदा हो गया है, कुछ अंतर आया? देखिए, अंतर तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी आएगा। अंतर तो व्यक्ति में कंटिन्यूअस होता है, नॉन स्टॉप होता है, तो वो तो है। बट जो मेरी फाउंडेशन है, जो नींव है, उसमें मुझे कोई चेंज नहीं दिखा। उसमें वो फाउंडेशन मेरी वही है। जरूर मैं मतलब बहुत कुछ सीखा हूं और हर रोज सीखता हूं, और सिर्फ यात्रा से नहीं, हर इंटरैक्शन में से मैं सीखने की कोशिश करता हूं। तो एवोल्यूशन तो होता रहता है, मगर जो फाउंडिंग प्रिंसिपल्स हैं कि वो उसमें इतनी चेंज नहीं है। वो मैं ये कह सकता हूं, वो और भी स्ट्रांग हो गए हैं, वो कह सकता हूं। बट
उसमें इतनी चेंज नहीं आई है। टेलीग्राफ से संजय झा। इट्स क्वाइट हॉट इन हियर। Yeah, it is. आपको गर्मी लग रही है? बहुत प्रॉब्लम हो रही है। भैया कुछ करो प्लीज। एसी चलवाओ प्लीज। संजय, आप स्वेटर लिए कैसे बैठे हो इस कमरे में? हाँ, आपकी चमड़ी बहुत मोटी है। राहुल जी, प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि अमृतकाल चल रहा है, भारत जोड़ो यात्रा का डिस्कोर्स कुछ और ही है, ये डायकोटोमी आप किस तरह से देखते हैं? उनकी व्यू अलग है, हमारी व्यू अलग है, तो उनका ओपिनियन हमारे से अलग रहता है, हमारा अलग रहता है, तो डायकोटोमी तो कुछ है नहीं, अलग ओपिनियंस हैं। पॉलिटिक्स ऑफ डिसेप्शन चल रहा है क्या? नहीं, अलग व्यू पॉइंट्स हैं। उनका व्यू पॉइंट दूसरा है, हमारा व्यू पॉइंट दूसरा है, विचारधारा दूसरी है, विचारधारा की लड़ाई है। उनको अपनी व्यू पॉइंट रखनी चाहिए। जैसे मैंने कहा, अगर वो अपनी व्यू पॉइंट बदल दें तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि हम अपने व्यू पॉइंट को अच्छी तरह नहीं समझ पाएंगे। तो वो जो उनको जो लगता है वो करना चाहिए, वो करना चाहिए, और हमें जो करना है हम करेंगे। डायकोटोमी कोई नहीं, ये बहुत पुरानी लड़ाई है। ये भी बात मुझे समझ आई है। ये एक्चुअली अगर आप मुझे पूछो क्या चेंज है, मैं आपको बताता हूं कि ये मुझे समझ आ गया कि ये बहुत पुरानी लड़ाई है और ये राजनीतिक लड़ाई नहीं है। ये मुझे समझ आ गया। जैनेंद्र, एबीपी से। राहुल जी, मैं फिर से आपको 2024 के सवाल पर ले जाना चाहता हूँ। आपने कहा कि अखिलेश जी को, मायावती जी को भी मोहब्बत का हिंदुस्तान चाहिए, लेकिन अभी अखिलेश जी ने कहा था कि कांग्रेस और बीजेपी एक जैसे हैं। सवाल मैं ये पूरा करना चाहता हूँ कि एक तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, और दूसरी बात ये कि आपने कहा कि बीजेपी के खिलाफ एक सवाल प्लीज। नहीं, एक सवाल प्लीज। आपने पूछ लिया ना सवाल का जवाब दीजिए। एक सवाल प्लीज। नहीं, ये तो पूरे देश को ऑब्वियस है कि बीजेपी और कांग्रेस एक हो ही नहीं सकते, क्योंकि अगर बीजेपी और कांग्रेस एक होते तो नरेंद्र मोदी कांग्रेस मुक्त भारत की तो बात कभी नहीं कर सकते। मतलब हो ही नहीं सकता कि अगर बीजेपी के नेता कह रहे हैं कांग्रेस मुक्त करो, इसका मतलब वो कह रहे हैं कि बीजेपी को भी मुक्त कर, बीजेपी इसको भी मिटा दो। वो तो नहीं कह रहे हैं। तो ये तो पूरा देश जानता है कि कांग्रेस और बीजेपी आइडियोलॉजिकली बिल्कुल अपोज्ड हैं, और ये पुरानी लड़ाई है, पुरानी विचारधारा की लड़ाई है। बट अखिलेश जी की भी जगह है, और उनको ये ऑप्शन, मतलब बोलने का ऑप्शन मिलना चाहिए, और उनका पर्सपेक्टिव है वो उनके लिए ठीक है। हमारा पर्सपेक्टिव है कि हमारी लड़ाई बीजेपी के साथ है, विचारधारा की लड़ाई है, पुरानी लड़ाई है, और इसको हम जीतेंगे। ईशद्रिता लाहिरी। नहीं, नो सप्लीमेंट्री प्लीज। ईशद्रिता लाहिरी। नहीं, एक बात मैं कहना चाहता हूं। देखिए, एक बात जरूरी है कि ये आइडिया अब ये टैक्टिकल पॉलिटिकल फाइट नहीं रही। मतलब कि उसमें एक ग्रुप वहां आ जाए और एक ग्रुप मिलके बीजेपी को हरा दे। अब वो गाड़ी गई। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क जो है, अब वो एक विचारधारा के हाथ में है। ठीक है? और अब वो हिंदुस्तान की पॉलिटिकल स्पेस को पूरी तरह से डोमिनेट कर रहे हैं। अब उनको हराने के लिए एक विचारधारा की जरूरत होगी। और मैं ऑपोजिशन की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, और ऑपोजिशन के लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और मगर मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप समाजवादी पार्टी को देखें तो उनके पास एक नेशनल विचारधारा नहीं है। वो यूपी में जरूर उनकी पोजीशनिंग है और उसको उन्हें डिफेंड करना है, शायद उसलिए ना आए, बट नेशनल विचारधारा नहीं है। समाजवादी पार्टी का आइडिया केरला में नहीं चलेगा, कर्नाटक में नहीं चलेगा, बिहार में नहीं चलेगा। ठीक है? तो एक सेंट्रल आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर की जरूरत है, वो कांग्रेस पार्टी ही दे सकती है, और वो हमारा रोल है। मगर हमारा रोल ये भी है कि जो ऑपोजिशन के लोग हैं वो कंफर्टेबल फील करें और उनकी रिस्पेक्ट हो, म्यूचुअल रिस्पेक्ट। मतलब वो भी हमारी करें, हम भी उनके करें। ईशद्रिता। Mr. Gandhi, throughout
from these conversations, any takeaways you've had on areas in which the party Yeah. or how it should My main takeaway is that there is nothing known as an ordinary Congress worker. There really isn't. In fact, there's nothing known as an ordinary person. I don't like these type of qualifiers. There's nothing known as an ordinary person. Everybody is unique. Every Congress worker is unique. Every person has a unique way of looking at the world, and it's important that they're treated like that. So, every single one of them, every conversation, I learn something from, you know. टाइम्स नाउ से रंजीता. राहुल, मेरा सवाल इस पर है कि 2024 के चुनाव को लेकर अलग-अलग बातें कही जा रही है। आपकी यात्रा मध्य प्रदेश में भी गई, लेकिन मध्य प्रदेश के एक विधायक है लक्ष्मण सिंह, वो कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जो यात्रा गई उसका फायदा आने वाले मध्य प्रदेश चुनाव में हमें नहीं होगा, क्योंकि जो इंटरनल ये बड़ी शर्त लगाइए, फायदा हो जाएगा आपका. No, I'm not saying that. You're saying that. No, I'm asking, No, I'm not saying that at all. what is your expectation electorally from this? In my mind, as I said earlier, the yatra is a conversation. And I don't think it's fair for me to make any comments before that conversation is over. I can answer such questions the day the flag is hoisted in Srinagar, and the conversation, at least this phase of the conversation, is over. I can then probably answer your questions, this type of a question. I don't want to take the yatra, you know, and demean it by making it about something that it's not. Manoj from Indian Express. Just now, you said, really going to the people without a credible alternative vision will not help the opposition. So what is the big idea or a series of ideas that you are putting forward? Because there seems to be a realization that, merely criticizing, even if robust, merely criticizing the government is not enough. So what is the series of ideas that you are putting? No, I outlined it right now, right? Number one, making India a production nation, which means that respecting skills and moving the mindset from one of GDP growth to GDP growth plus employment plus production plus exports, etc., etc., etc. That's the first thing. The second thing is, which is very important for the future and is important if you want to build a production nation, is giving our children an imagination. Telling them that, look, if you want to become, I mean, it's a strange question, but why is it that out of lakhs and lakhs of people I've met, thousands and thousands of children I have met, nobody said, I want to be a pilot. Nobody said, I want to be an astronaut. Nobody said, I want to be India's best singer. Why? Because our system is saying to them that these are all dead ends. Right? But if you look at countries that produce, and I gave this example to kids. If you look at company like Honda, company like Toyota, the people who founded these companies were mechanics. But no mechanic in India can ever imagine that he could one day be the head of a 1,000, 2,000, 10,000 crore company. Now, if we want to produce, that has to change. So we have to give him the structures that will allow him to do that, that will allow his imagination to do that. Right? And then the final thing is, we can see what is going on in the planet. We can see the turmoil that is taking place. And I am absolutely convinced that India has a place, central place in the planet, on the planet. Right? And I don't view it so much as, look how powerful India is.
We are powerful. But we were not that powerful 70 years ago, 80 years ago, 90 years ago. But we had a vision. Right? When Mahatma Gandhi, for example, was speaking about the Indian freedom movement, people in the United States, people in the Soviet Union, everywhere were listening to him. Why? Because there is something very powerful called Indian values, Indian philosophies, Indian thinking. And that's actually our strength. And we're destroying it. So when we make one Indian fight with another, when we are not harmonious, when a foreigner comes to India and he feels terrified that something might happen to him, we are attacking our own system. So these are the type of things that would be part of an alternative vision. Also, by the way, I don't see why only 2 or 3 or 4 people should benefit from the wealth of this country. I just don't understand it. Right? So, a sense of equality. There is a place for large business, I absolutely agree, and they have a central role in India in its future. But it cannot be that there are 2 or 3 business people who run this country. It can't, it just cannot be. TV9 से कुमार विक्रांत। राहुल जी, आपकी भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश जा रही है और वहां पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी वही भाषा बोल रहे हैं जो भाषा आप बोल रहे हैं, जो भाजपा के नेता नहीं बोलते हैं। क्या वरुण गांधी के लिए कांग्रेस पार्टी में जगह है? क्या वरुण गांधी को आप चाहेंगे वो भारत जोड़ो यात्रा? ये आपको हमारे जो कांग्रेस प्रेसिडेंट है, ये सवाल आपको उनसे पूछना पड़ेगा। यात्रा में वो आए तो स्वागत है उनका। स्वागत किसी का भी है, बट वो बीजेपी के हैं तो उनका वहां पे प्रॉब्लम तो होगा। अब वो आप उनसे पूछिए, पहले पता नहीं, मुझे ही कंफ्यूजन हो गई है। पता नहीं अब क्या बोलूं। कांग्रेस के मतलब सीनियर नेता हैं, बट मुझे कंफ्यूज कर दिया कि मतलब कभी बाहर, कभी अंदर, कभी बाहर, कभी अंदर, कभी अंदर, कभी बाहर, पता नहीं मुझे। आपने पूछ लिया आज। मैं अभी बोलने वाला था कि चीन का नहीं पूछा। हाँ सर, आपने जयपुर में भी सरकार से जवाब मांगा था, पार्लियामेंट सेशन भी चल रहा था, पार्लियामेंट में भी आप लोग चर्चा की मांग कर रहे थे, सरकार वहां भी तैयार नहीं हुई। अब राहुल गांधी का क्या स्टैंड है, क्योंकि लगातार आप ये कह रहे हैं कि अतिक्रमण हो रहा है, वहां सीमाएं सुरक्षित नहीं। देखिए, सबसे पहले मैं एक बात क्लियरली कहना चाहता हूं। मैं शहीद परिवार का हूं। मेरे पिता शहीद हुए और मेरी दादी शहीद हुई। यहां पे कोई है जिसके फैमिली में कोई शहीद हुआ? कोई है यहां पे? आप हैं? हाँ, आपके ब्रदर। तो आपको मालूम है कि कैसी चोट लगती है, क्या फीलिंग आती है। ठीक है, तो मैं समझता हूं और मैं जानता हूं जब एक युवा अपनी जान देने के लिए खड़ा होता है और जब वो शहीद होता है तो उसके परिवार को क्या होता है, मैं जानता हूं, समझता हूं। और बीजेपी की टॉप लीडरशिप में कोई नहीं है जो समझता है। ये मतलब अच्छी बात, खराब बात नहीं है, बट रियलिटी है कि उनके परिवार में कोई उनके पिता या उनकी दादी शहीद नहीं हुए। तो मैं बहुत क्लियरली समझता हूं और मैं ये भी चाहता हूं, मेरी जनरल अप्रोच ये है कि मैं चाहता हूं हमारा एक भी सिपाही किसी भी फोर्स का ना शहीद हो। ये मेरी स्टार्टिंग पोजीशन है कि मतलब मैं ये नहीं चाहता हूं कि हम इस चीज को कैजुअली लें कि हम सेना को राजनीतिक फायदे के लिए यूज कर रहे हैं और उसका नुकसान हमारे जवानों को, उनके परिवारों को हो। तो ये मेरे लिए बिल्कुल मतलब सैक्रोसेंट है, मैं ये नहीं करना चाहता हूं। ठीक है, मगर और जो मैं समझता हूं जो बॉर्डर पे हमारे जवान आज खड़े हैं, आप मेरी टी शर्ट की बात कर रहे हो, मगर मैं जानता हूं वहां आज खड़े हैं सियाचिन में, उधर हिमालय पे। मैं जानता हूं कि उनको
क्या डिफिकल्टीज सामना करनी पड़ती है। और मैं उनसे प्यार करता हूं, हर सोल्जर से, और मैं चाहता हूं कि उनको कुछ ना लगे, चोट ना लगे। जब नेशनल लेवल की लीडरशिप स्ट्रेटेजिकली काम नहीं करती है, इंटरनेशनल रिलेशंस में, जियोपॉलिटिक्स में एकदम रिस्पॉन्स आता है। और हमारी सरकार ने जो चाइना का मामला है उसको कंप्लीटली मिसहैंडल कर दिया है, ठीक है। और मैं आपको मेरी थिंकिंग है, देखिए हमारी फॉरेन पॉलिसी का क्या लक्ष्य था और कांग्रेस पार्टी ने सक्सेसफुली क्या किया था कि चाइना को और पाकिस्तान को एक कभी नहीं होने देना है। यह सेंट्रल हमारा कॉन्सेप्ट था, ठीक है। और यह काम हमने बहुत सक्सेसफुली किया, यूपीए 2 तक। आज पाकिस्तान और चाइना एक हो गए हैं, और यह कोई मामूली बात नहीं है, यह बहुत गहरी बात है, यह डेंजरस बात है, ठीक है। और ये क्यों हुए हैं? क्योंकि हमारी सरकार ने मिसहैंडल किया है। हमारी सरकार ने फॉरेन पॉलिसी, आपको सेना, वायुसेना, नेवी, जो भी हमारे स्ट्रक्चर्स हैं उनकी बात सुननी है। वो क्या कह रहे हैं उनकी बात सुननी है, उसकी रिस्पेक्ट करनी है। इसका मतलब जो आप पॉलिटिकल यूज कर रहे हो उसको आपको बंद करना पड़ेगा एकदम, ठीक है। दूसरी बात, जो हमें प्रिकॉशंस लेने हैं, और वो मिलिट्री प्रिकॉशंस हैं मगर नॉन मिलिट्री प्रिकॉशंस हैं, वो आप शुरू कर दीजिए। तीसरी बात, जो बॉर्डर पे हो रहा है उसको आप छुपाइए मत, क्योंकि चाइना को मैसेज जा रहा है। देखिए चाइना 2000 स्क्वायर किलोमीटर हमारी जमीन ले गया है। चाइना को मैसेज, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कोई अंदर नहीं आया, मैं आपके घर के अंदर आ गया, ठीक है। और फिर मैंने आपसे कहा भैया मैं नहीं, आपने मुझसे कहा कि नहीं, तो आप तो आए नहीं, तो मैं कौन सा मैसेज ले जाऊंगा? तो ये मैसेज उनको जा रहा है। तो हमें क्लियरली ये कहना है भैया आप अंदर आए हो, पब्लिकली कहना आप अंदर आओ, निकलो यहां से। तो ये सरकार इस पे कंफ्यूजन में है, और मैं चाहता हूं कि ये कंफ्यूजन हटे। अब मेरे बारे में क्या करते हैं, जब मैं सरकार की बात करता हूं एकदम कहते हैं मैं आर्मी की बात कर रहा हूं। नहीं, मैं आर्मी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सरकार की बात कर रहा हूं। सरकार में और आर्मी में फर्क है। सरकार ने गलत निर्णय लिए हैं तो सरकार को आर्मी के पीछे, नेवी के पीछे, एयरफोर्स के पीछे नहीं छुपना चाहिए, यह कायरता है। और सरकार को ओनअप करना चाहिए कि हमने ये किया, ये गलती हुई, अब इसको हम ठीक कर रहे हैं और हम उनको मदद करेंगे। पूरा ऑपोजिशन, सिर्फ मैं नहीं, पूरा ऑपोजिशन सरकार को मदद करेगा। मगर बताइए तो क्या हुआ? शुक्रिया राहुल जी। आखिरी सवाल संजीव चोपड़ा। अरुणाचल में सेना पीटने वाले हो गया प्लीज। राहुल जी, you talked about opposition unity and you said that you respect the opposition. So and you also said that since all the institutional framework is with the present dispensation and present people who are ruling, so how do you want to bring them together? Because you need to take on the idea of Bharat Jodo is a framework. It's a way of working. It's a way of thinking. So, of course, I'm not the Congress president, and a lot of that work now the Congress president will probably do. But it is about bringing people together and making them comfortable. Respect basically. शुक्रिया राहुल जी। भारत जोड़ो यात्रा फिर से No, तीन but I need to ask them the question. प्लीज sorry. I need to ask the New Year question myself now, because my one question I get. So why am I not allowed to use a teleprompter? मैंने क्या गलती की है? मतलब आप प्रधानमंत्री को टेलीप्रॉम्प्टर यूज करने देते हो, आप दूसरों को भी टेलीप्रॉम्प्टर यूज करने देते हो, तो मुझे क्यों नहीं? नहीं, मगर ऑप्शन तो देना चाहिए।
पर एक और सवाल है राहुल। नहीं, मेरा दूसरा है, नहीं। आप बार बार क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस? नहीं, मेरा दूसरा भी सवाल है, और भी अच्छा सवाल है। ये सवाल मैं मतलब बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। आपने वो अदानी जी को वो ऑप्शन दे दिया जो आपने प्रधानमंत्री को भी नहीं दिया, कुर्सी बदलने का। तो मतलब ये हो क्या रहा है? अदानी जी को टेलीप्रॉम्प्टर, कुर्सी बदलने का ऑप्शन, प्रधानमंत्री को टेलीप्रॉम्प्टर का ऑप्शन, और हमें कुछ नहीं। मतलब हमने क्या गलती कर दी? थैंक यू। राहुल जी हैप्पी न्यू ईयर। राहुल जी शुक्रिया।